फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? संधि में कोई कंफ्यूजन कुछ भी पूछना? कल तुम लोग था कौन कौन क्लास में? एक आप थे और आती है आप। कल हम लोग ने संधि पढ़ी, ठीक है? इसमें संधि में हम लोग स्वर संधि जो थे वो परसों पढ़ चुके थे और कल पढ़ी थी हम लोगों ने व्यंजन संधि स्टार्ट कर दी थी। संधि कहते हैं इसे जहां पर क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का परस्पर संयोग होता है, वो कहलाती है संधि। अब वर्णों के अंतर्गत पाया क्या जाता है? स्वर और व्यंजन, जहां पे स्वर और स्वर दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी स्वर संधि। और व्यंजन संधि कहाँ होती है? जहां पर व्यंजन मेल में हो दोनों तरफ, या फिर एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है और एक तरफ स्वर भी हो सकता है, वो कहलाती है हमारी व्यंजन संधि। स्वर संधि के प्रकार पर एक बार रिवीजन करवा दिया था। कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार पर बताए थे, रिवीजन हुआ है। और व्यंजन संधि का 2 प्रकार की कौन कौन सी बताएंगी? पहले की आपकी शुचित्व और दूसरी नाम इसलिए निकलते क्योंकि इन चीजों को ध्यान में रखा करो केवल। संस्कृत में संधियों में नाम किसके आधार पे? स्टार्टिंग के आधार पे। यदि आपको सिर्फ ये नाम याद होगा तो अपने आप ही पहचान लोगे कि उदाहरण कौन सी संधि का है। शुचित्व संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नियम पढ़ा था। क्या था शुचित्व संधि का नियम? नियम क्या पढ़ा था? जब भी शुचित्व संधि का नियम था कि जब भी आपका क्या होता है? सा दंत सा और तावर में जो भी 5 वर्ण आते हैं, ता दा दा ना, जब भी सा या तावर के सामने क्या आता है? या तो तालव्य शाह आए या फिर चावल। चावल में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा और ये। जब भी चावल का या फिर शाह तो मध्य में क्या होता है? ये हो जाता है, शाह और चावल जो भी हो जाता है, ठीक है? लेकिन होता कैसे? यदि सा है तो शाह बनेगा। यदि इधर वाला सा आया है तो आप संधि करने के बाद क्या बनाओगे? शाही बनाओगे। जो क्रम ऊपर वाले का होगा वही क्रम नीचे वाले का बनता है। यदि तावर में ता आया है तो क्या बनेगा? चा। यदि था आया है तो छा, दा आया है तो जा, था आया है तो झा, ना आया है तो या। इसे कुछ उदाहरण कर बताएंगे। कौन कौन से उदाहरण थे? किसके नाम? शुचित्व के? हाँ, उच्चारण है, निकुंजय, सत्य, निश्चल, निश्चय। मान लीजिए देखिए हमने उच्चारण हो गया, ठीक है। अब उच्चारण को हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विच्छेद तो पता है ना किसे कहते हैं? प्लस 4 अलग अलग करना। प्लस 4 प्लस 4। अब हमने क्या करा कि ता क्या है हमारा? ता वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला है। और नियम क्या कह रहा है हमारा कि जब भी ता वर्ग का प्रथम आए और इधर क्या आए? चा वर्ग का कोई भी वर्ण आए या शा आए तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे ता वर्ग का क्या बन जाएगा? ता वर्ग से कन्वर्ट होगा चा। अरे कन्वर्ट
सज्जन। हाँ, सज्जन था, सत प्लस जन, और सम प्लस जन। हाँ, समुच्चय। सम नहीं, समुच्चय समुच्चय कैसे बनेगा? समुच नहीं बनेगा ना, समुच कैसे बन जाएगा? समुच का कोई अर्थ नहीं है। दोनों पद जब हम जोड़ते हैं तो दोनों पदों का सार्थक होना भी जरूरी है, निरर्थक नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम कहीं से भी जोड़ लेंगे, कोई ना कोई शब्द में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो संधि दिखा रहा है, लेकिन उस संधि विच्छेद करने के बाद यदि हमारे दोनों पद सार्थक हो रहे हैं तभी वो संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, निश्चल कैसे बनाया हमने? नियम के अनुसार क्या था हमारा? सावी या विकल्प क्या है हमारा? क्या है? चार है। और बनेगी संधि? नहीं, संधि बनेगी या नहीं? निश्चल में बन जाएगी। और कैसे बनेगी? इधर तो चावल है ना, इधर तो ये चार आ रहा है ना, लेकिन नियम क्या बता रहा है हमारा? तावत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल एक हम लोगों ने शब्द लिया था, ये लिया था सज्जन। सज्जन कैसे बना था? सत प्लस जन। इसमें भी क्या था? इसी के अंतर्गत क्या था? शिशुत्व में पहली संधि जो हम लोगों ने पढ़ी थी कल, शिशुत्व संधि, उसी में लिया था या नहीं लिया था? लिया था। संधि बनी थी इसकी? नहीं बनी थी। क्यों? कहाँ कंफ्यूज हो जाता है? संधि बनी थी कल इसकी या नहीं? सज्जन की। तावत का तो इधर आ रहा है ना, बात केवल पहले वाले की हो रही है। ये कंपलसरी है आना, ये आए ना आए वैकल्पिक है। ये आपका कंपलसरी यानी अनिवार्य आएगा और ये वैकल्पिक है। अब जब वैकल्पिक होगा यहाँ पर तो क्या होगा? लेकिन रिजल्ट में क्या बनेगा? यही बनेगा। जो वैकल्पिक वाला है हमारा, संधि होने के बाद यही बनेगा। इधर वाला जरूर आना चाहिए, निश्चल, निश्चित, सज्जन, दा आ रहा था यहाँ पे, और तीसरा क्या बन गया हमारा? जा, सज्जन। दूसरी संधि कौन सी थी? दूसरी संधि कौन सी पड़ी थी? क्या होता है? शाह कौन सा होता है? दंत सागा तावा, और मूर्धन्य शाका जो होता है टावा। चतुर्थ संधि सा या तावत के सामने इधर यही रहता है, ये कंपलसरी है होना। इसके सामने जब भी क्या आता है आपका? मूर्धन्य शा है या फिर टा वाला है। जो क्रम का वर्ण आता है वही क्रम का संधि के बाद बन जाता है। जैसे मान लीजिए क्या उदाहरण बताया था इसका? धनुष टंकार, और क्या था? कुछ उदाहरण बताए थे?
मट्टिका। मट्टिका। और उद्यान। और कुछ कहे भी नहीं कि उदाहरण देख के आना। रामश रामश ठीक से। और इसके बाद कृष्ण पुष्ट कृष्ण, ये सब इसी उदाहरण है। अब धनुष टंकार में क्या था, इधर हम किसी का विच्छेद करने से पहले विच्छेद करके देख रहे हैं। धनुष प्लस क्या था, टंकार। ठीक है, नियम क्या कह रहा है हमारा, जब भी सा या ता वर्ग के सामने शाय या तो शाय या फिर ता वर्ग आए तो बदले में क्या बन जाता है। अब यहाँ पे सा तो आएगा, इस वाले का मतलब नहीं रखना है क्योंकि हमारा अनिवार्य क्या है, पहला वाला। यहाँ पे सा के बदले में क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे शा, मूर्धन्य शा। अगर मूर्धन्य शा बनेगा तो क्या बनेगा हमारा, धनुष। परिवर्तन किसमें कर रहे हैं, सिर्फ एक में, दोनों परिवर्तन नहीं करेंगे। कितना समझ में आया नहीं? कितना समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना तो नहीं है? ये आना अनिवार्य है या नहीं? क्या है? मूर्धन्य शा और टावर अगर बाद वाले पद में आना अनिवार्य नहीं है, बाद वाले पद में आना अनिवार्य नहीं है। माने एक पद में कोई ना कोई जो हमारे जब हम विच्छेद करते हैं पहला और दूसरा, ये दो पद रहते हैं ना, इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद हमारे नियम को फॉलो कर रहा हो, या तो इधर वाला या फिर इधर वाला। लेकिन संधि क्या करती है कि हमारा ये वाला अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन हम पहले वाले में कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में, यानी सा और टावर आना अनिवार्य है। इधर वाला नहीं, इधर वाले को हमने इसलिए केवल लिख देते हैं ताकि हमें पता रहना चाहिए कि बदले में हमारा बनेगा क्या। अगर हम इस चीज को नहीं लिखेंगे तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि बन क्या रहा है। और जैसे हमने यहाँ पर लिखे, हमने कह रहे कि कंपलसरी आना और हमने ये लिखा ही नहीं तो बच्चे को पता ही कैसे चलेगा कि सुषुप्त संधि में क्या बन रहा है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया और ये आना अनिवार्य ही नहीं है, वैकल्पिक है इसकी तो व्यवस्था, तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या बनेगा। इसलिए नियम क्या कहता है, नियम में पूरी बात क्लियर करके लिखी जाती है कि इसके सामने यदि आपका ये आता है तो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, नियम क्या कहता है कि हमारा ये कंपलसरी आना। आप इन दोनों चीजों के तो आधार पे क्लियर कर पाओगे सुषुप्त संधि है, और इन दोनों चीजों के आधार पे ये क्लियर कर पाओगे कि कौन सी संधि है, सुषुप्त संधि है। इसलिए इन दोनों का चार्ट बना के दिखा दिया जाता है, वरना कंपलसरी रहता है आपका सा और ता वर्ग का आना दोनों संधियों में। दोनों संधियों में पहले पद में सा और ता वर्ग का ही कोई ना कोई वर्ण आना चाहिए, ये नियम है। अब तीसरी संधि हम लोगों ने कौन सी पढ़ ली थी आज, तीसरी संधि कौन सी थी, पढ़ाई नहीं थी, जशत्व संधि। क्या होती है जशत्व संधि, पता है? पता है, नाम सुना है किसी ने जशत्व संधि? नहीं सुना है, नहीं सुना ही नहीं। जशत्व संधि संधि कैसे है? अच्छा ये बताओ, पांचों वर्गों में वर्ण कितने होते हैं? जो पांच वर्ग हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े 25 होते हैं। जशत्व संधि में क्या होता है, जब भी प्रत्येक वर्ग यानी जो पांच वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण, पहले वर्ग में क्या हो, प्रत्येक वर्ग के प्रथम चार वर्ण
का खा गा घा णा तक, णा ना हो वहां पे, घा तक हो केवल। जो 5 वाले अनुनासिक थे ना जो हम लोगों ने पढ़े थे उसे, वो नहीं होने चाहिए, केवल का खा गा घा तक, यानी कितने होंगे 4 पंजे 20 ये हो। और उसके साथ क्या हो, शाहो, शाहो, साहो और हाहो। ठीक है, या तो इन 20 वर्णों में से कोई एक हो या फिर ऊष्म व्यंजनार्थी हो। तो क्या बनता है बदले में, जो आपके वर्ण है उनका क्या बनेगा, तीसरा वर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान के जगदीश, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगदीश का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत प्लस। अब ये बताओ दोनों पद सार्थक है, सार्थक है ना। संधि के विच्छेद करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, दोनों पद सार्थक होने जरूरी है। तो सार्थक भी है, अब हमें क्या करना है, पता करना है कि कैसे ये संधि हुई है, ताकि इस तरह से दा कैसा आया। हमें पता था कि प्रत्येक 5 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आना है। प्रथम 4 वर्ण में मान लीजिए हमारे क्या थे, कौन कौन से वर्ग थे, का वर्ग था, चा वर्ग था, ता, ता और पा। का खा गा घा, फिर क्या था, चा छा जा छा, 5वां नहीं लेंगे, टा खा टा था, फिर क्या था, ता था दा था, पा पा बा भा। ठीक है, 5वीं वाली क्या करें हमने, अनुनासिक वाले लिखेंगे तो यहाँ से हटा दिए क्योंकि वो हमारे अनुनासिक संधि बनेंगे। अब क्या कह रहा है कि जब भी प्रत्येक 5 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, इन 4 वर्ण हमारे यानी टोटल जो 20 वर्ण है, इनमें से कोई सा एक हो या फिर शा सा सा हा हो, तो बदले में क्या बनता है, जो वर्ग तीसरा वाला वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर मान लीजिए का खा गा घा में से कोई होता तो क्या बनता, गा। चा छा जा झा में से कोई होता तो क्या बनता, जा। ता ठा डा ढा में से कोई होता तो क्या बनता, डा। इसी तरीके से ता खा दा धा में से कोई होता तो क्या बनता, दा। पा पा बा बा में से कोई होता तो क्या बनता, बा। अब नियम क्या कह रहा है, जगत प्लस ईश है, हमने क्या करा, ता, यहाँ तो ये स्वर है, स्वर तो बात ही नहीं है, स्वर ऐसे ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं व्यंजन की केवल, तो ता जो है, ता क्या है, ता वर्ग का क्या है, ये प्रथम वर्ण है। नियम अनुसार ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा बनेगा, दा। और जब दा बनेगा तो क्या बनेगा, जगत। जगत लिखा हमने, और बड़ी ई थी, स्वर लगा और व्यंजन पूरा हो गया, क्या बन गया हमारा, जगदीश। ठीक है, एक उदाहरण और लेते, जैसे हमने लिखा वाग यंत्र। क्या होता है वाग यंत्र, नाम सुना है वाग यंत्र, क्या होता है, संगीत का इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है वाग यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जो है ये कैसा है, बजाने वाला, वो वाद्य यंत्र होता है। ये वाद्य यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैसा होता है, माइक जिसे कहते हैं। माइक को देखा है ना सबने, बस जो बोलने के काम आता है। वाद्य यंत्र क्या होता है, बजाने वाला यंत्र।
और वाग्यंत्र क्या है जो बोलने का साधन है। तो क्या अगर हम इसका विच्छेद करेंगे कैसे बनेगा? वाग रस यंत्र। अब यहाँ पे क्या है संधि पहचानो कि कैसे जिस पद में भी जिस शब्द में भी आपको क्या लिखे पद का या वर्ग का तीसरा वर्ण दिख रहा है वो कौन सी संधि कहलाएगी आपकी? जशत्व संधि। तीसरा है दा ता था दा तीसरा आ रहा है और गा भी क्या है का वर्ग का तीसरा आ रहा है का का गा। अब का क्या है हमारा? का वर्ग का प्रथम वर्ण है। नियम क्या कह रहा है? का वर्ग का ही तीसरा बनेगा और का वर्ग का तीसरा कौन सा है? गा। अरे गा बना तो क्या बनेगा? वाग यंत्र। अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? यदि हलंत लगा रहे हैं तो गा पूरा बना के नीचे हलंत लगेगा और यदि हलंत नहीं लगा रहे तो आधा भी लिख सकते हैं। देखिए हलंत आधा ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे स्वर नहीं है इसमें कहीं। या कोई स्वर है? नहीं है ना। अंतस्थ किसमें आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो क्या है हमारा? इसलिए हम इसे लिखते हैं आधा वाग यंत्र। षडानन हो सकता है? षडानन षडानन नहीं हो सकता। षडानन नहीं सकते। षड प्लस आनंद हो जाएगा। सही बन जाएगा। और बताओ कौन सा शब्द? गा का भी हो गया और कौन सा हो गया? दा का भी हो गया। अच्छा ये बताओ इसे जशत्व संधि क्यों कहते हैं? इसका नाम जशत्व संधि क्यों पड़ा? हमें पता चल रहा है कि हमने शुद्धत्व संधि पढ़ी वहां पे शा और चा का रोल था। शुद्धत्व संधि पढ़ी वहां शा और टा का रोल था। लेकिन इसे जशत्व संधि क्यों कहते हैं? पाणिनि का माहेश्वर सूत्र सुना है ना सबने? उसमें एक माहेश्वर सूत्र में एक प्रत्याहार आता है और उस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं जब गर्दश। ठीक है जबरदस्त। और जबरदस्त प्रत्याहार बने क्यों है? केवल इसलिए बने ताकि संक्षिप्तता के लिए। अब क्या है हमने यहां से लिया पहला वर्ण जा और लास्ट वाला चा। आपका नियम के अनुसार क्या हो रहा है? जबरदस्त है जा भी आ रहा है बा भी आ रहा है गा भी है इसमें और कौन सा है? डा भी है और दा भी है और साथ में क्या है हमारा? शा यानी कि ऊष्म व्यंजन भी है। ऊष्म व्यंजन भी है तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसे जशत्व संधि कहा जाता है। कि जहां पर जशत्व संधि में क्या होता है? जहां पर क्या है कि आपके जशत्व यानी झष जो प्रत्याहार है उसका रोल होता है वो कहलाती है आपकी जशत्व संधि। और कोई उदाहरण आ रहा है? नहीं एक और उदाहरण ले लेते हैं। सदगति। ठीक है शब्द सुना है नहीं? सदगति क्या होती है? किसे कहते हैं सदगति? बताओ पता तुम लोग को सब है? पता सब है? नहीं इसलिए नहीं बताना चाह रहे कुछ कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए या कुछ इसलिए नहीं बताना चाह रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सही आता हो दूसरे को पता चल जाए है ना?
गति क्या होती है? कहते हैं उसकी गति खराब होती है। भौतिकी में मत पहुंचो, भौतिकी में मत पहुंचो, मानविकी में रहोगे केवल। कहते ना उस व्यक्ति की गति बहुत खराब है। गति मीन्स स्थिति, है ना? अब जैसे हम किसी को कहते हैं ना, ज्यादातर साधुवाद में क्या कहते हैं? सदगति को प्राप्त हुए, अच्छी गति से प्राप्त हुई। तो ये चीज क्या, एक अच्छी स्थिति वाला जो एक मानविकी में हम इस शब्द का अर्थ लेते हैं, वो क्या होता है? एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करना। जब इसका विकल्प विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है हमारा? सत प्लस गति। दोनों पद सार्थक है ना? सत भी सार्थक है पॉजिटिव रोल में, और गति भी हमारा शब्द क्या है? सार्थक है। तो दोनों पद सार्थक भी है। अब नियम ये कह रहा है हमारा कि जब भी हमारा क्या हो कि इन 20 वर्णों में से, या फिर ये 4, यानी टोटल कितने हो गए? 24 वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो क्या बनता है हमारा? उसी वर्ण, जिस वर्ग का आता है उसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। ता क्या है हमारा? ता वर्ग का प्रथम है, प्रथम भी आ सकता था, द्वितीय भी आ सकता था, तृतीय भी, चतुर्थ, लेकिन बनेगा क्या बदले में हमारा? ता बन गया हमारा सदगति। और कोई उदाहरण? दिगंबर बन सकता है। क्या होता है दिगंबर? होते कौन है दिगंबर? मुझे तो बता दिया। हाँ, कौन से संप्रदाय को मानने वाली है, कौन से संप्रदाय के विभाजन वाले दिगंबर? क्या मानते क्या है ये लोग? क्या मानते हैं दिगंबर वाले? ये ऐसा मानते हैं कि जो आकाश है, दिख मीन्स क्या होता है? आकाश, सॉरी अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश, है ना? और दिख क्या मीन्स है? दिख का मतलब क्या है? वस्त्र। ये आकाश को क्या मानते हैं ना? वस्त्र मानते हैं। जो चारों तरफ से क्या है? चारों दिशाओं ने घेरा हुआ है। पता सब है, लेकिन बस क्या है ना, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी को हमारे पता चल जाए। हाँ, गलत ना बोल, गलत ना हो, गलत निकलेगा तभी तो सही होगा। ये गलत ही धारण करेगा होगे। हंसते हैं हैं? हंसते हैं ना, हंसते हैं तो हंसने दो, हंस रहे हैं तो हंसने दो, कोई बात नहीं। दिग्गज का, हाँ, दिग्गज दिग्गज हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? का वर्ग का क्या है? ये का वर्ग का कौन सा है? ये प्रथम है ना? और बदले में बनेगा क्या इसका? जब संधि बनाएंगे तो तीसरा वर्ण, और तीसरा वर्ण कौन सा हमारा? ठीक है। और जब बना तो क्या बना हमारा? दिगंबर। अच्छा ये बताओ, बाकी समय तो यहाँ पे आधे ही आ रहा था, जैसे सदगति में दार आया, और कौन सा था एक और हमने पढ़ा था अभी? गान आया, लेकिन यहाँ पे गा पूरा क्यों आया? जगदीश में पूरा गा। हाँ हाँ, पूरा क्यों आया? जगदीश में भी गा पूरा आ रहा है, तो बागेन में गाना क्यों आया? आधा क्यों आ रहा है? उच्चारण गलत हो जाएगा। उच्चारण गलत हो जाएगा ना? उच्चारण कैसे गलत हो जाएगा? ये उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ज्यादा दिमाग पे जोर न डालो, सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आधा का है और ये आ मिलके पूरा गा
आधे गा में ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा आगे क्या है, आगे तो स्वर है ना, और जब स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था हमारा, जगदीश में भी क्या था, ता आ रहा था, दा भी क्या बना हमारा, आधा बना, लेकिन आगे तो स्वर था और स्वर मिलके क्या हो गया, ये पूरा हो गया। वा के अंत में क्या था हमारा, वाक प्लस यंत्र है ना, गा बना, आगे क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन कभी भी दूसरे व्यंजन को पूरा नहीं कर सकता है। यदि यहीं पे क्या होता, कोई भी स्वर होता, यदि स्वर होता तो क्या हो जाता, ये पूरा हो जाता, लेकिन ये क्या है, ये व्यंजन है, और व्यंजन होने पे कभी भी कोई दूसरा व्यंजन पूरा नहीं होता, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा वाग यंत्र, इसलिए गा आ रहा था, और यहाँ पे क्या है, गा पूरा है, क्योंकि यहाँ पे आ था आगे स्वर। और कौन सी संधि है, इसके बाद जशर्त संधि, इतने क्लियर हो गए ये, जशर्त संधि में कुछ पूछना तो नहीं है। जशर्त संधि में कुछ पूछना है या नहीं, चौथी हम कौन सी पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि। क्या होती है अनुस्वार संधि, अनुस्वार कहते किसे, ये तो बताया था उसने वर्णमाला में, क्या होता है अनुस्वार, चंद्रबिंदी अलग होती है और इसमें स्वर पहले आता है। अनुस्वार कहते हैं, ये बताया था ना, और जो बता रहे हो तुम लोग क्या है, ये विसर्ग है, और चंद्रबिंदी कैसी होती है, ये होती है। चंद्रबिंदी तो पता ही है भैया, आधे चंद्र बने ऊपर बिंदी लगेगी, अनुस्वार क्या ऊपर बिंदी लगती है केवल, ठीक है। और विसर्ग क्या होता है, जो हा की ध्वनि देती है, जैसे मैंने बताया भी था, शब्द रूप चलते हैं इसमें, रामा, रामो, है ना, धातु रूप भी बनते हैं इसके साथ, पठता, पठती, तो इस तरीके के क्या है, ये क्या हमारा विसर्ग है, और ये क्या है, अनुस्वार। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल अनुस्वार की। अनुस्वार संधि क्या होती है, सुना है नहीं, सुना है। अनुस्वार संधि का एक सूत्र होता है मो अनुस्वारा, यानी कि मां का क्या बन जाना, अनुस्वार हो जाना, मां का अनुस्वार हो जाना। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा हरिम वंदे, क्या मतलब हो इसका, भगवान की हरि मंदिर मीन्स हम भगवान की पूजा करते हैं, एक पूजनीय अर्थ हो गया। लेकिन हम इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा हमारा, हरिम दोनों पद सार्थक है या नहीं, है ना। थोड़ा यहाँ ही से क्यों है, क्योंकि बी के ऊपर ही हमारा क्या लगा हुआ था, अनुस्वार लगा हुआ था। अब क्या है, नियम क्या कह रहा है हमारा,
माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अगर अनुस्वार होगा तो जहां से हमने तोड़ा था उसी के ऊपर यहाँ पे यानी कि सर ऊपर अनुस्वार रख के बन जाएगा हरे बंदे। एक उदाहरण और ले लेते हैं, नगरम गतः। क्या मतलब हो इसका? नगरम गतः क्या मतलब हो? नगर को गया हुआ। गतः मीन्स क्या होता है? जाना। और नगरम मीन्स नगर को। जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? नगरम गतः। ये लगेंगे विसर्जन, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ हमारा? अनुस्वार। हमें इससे मतलब ही नहीं है अभी, हमने तो केवल विच्छेद वहां पे लगा हुआ था जिसने हमने विच्छेद का आधार इस पद में लगा दिया है। माँ का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुस्वार। और अनुस्वार होने के बाद क्या बनेगा हमारा? नगरम। रातू पर ही लगेगा गतः। इसकी तो पहचान आसानी से कर लोगे क्योंकि जहां पे भी हमारे ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होगा वहीं से हम विच्छेद करने के बाद माँ लगा देंगे। जिस जगह पे भी अनुस्वार लगा हुआ उसके जस्ट वर्ण के बाद क्या करेंगे? माँ लगा देंगे। कितनी संधि हो गई व्यंजन संधि में? 4। कौन कौन सी? चतुर्थ हो गई, शुभत्व हो गई, जशत्व और अनुस्वार। अब पांचवी संधि हम पढ़ेंगे अनुस्वार के साथ ही अनुनासिक। क्या होती है अनुनासिक संधि? अनुस्वार में तो पता चल गया कि ऊपर बिंदी आ रही है, अनुस्वार आ रहा है, लेकिन अनुनासिक में क्या होगा? नाक से बोलने वाले मतलब अंतिम वर्ड होंगे ना। जैसे अड़ा हुआ या परमा, इनका ही परिवर्तन होगा। जो आपके पांचों वर्ग हैं इनके भी 5 लास्ट वाले होते हैं। तो इनके पांचों के वर्णों के क्या होते हैं? लास्ट वाले जो होते हैं, जो मैंने नहीं लिखे थे, क्या कहलाते हैं? पांचों अनुनासिक। नियम क्या कहता है अनुनासिक संधि का? कि जब भी आपके प्रथम पद में पांचों वर्गों का कोई भी वर्ण है, ठीक है, पांचों वर्गों का कोई भी वर्ण है और दूसरे वाले पद में क्या होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? कोई भी अनुनासिक आए। कोई भी अनुनासिक वर्ण है तो क्या बनेगा? चेंज किसमें होगा? पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में। और पहले वाले में चेंज होने के बाद क्या बनेगा? उसी वर्ग का अनुनासिक, यानी कि 5वां वर्ण। अगर मान लीजिए का से लेके ड़ा तक कोई भी आ रहा है प्रथम पद में, लेकिन बनेगा क्या हमारा इसमें? 5वां ही बनेगा, ठीक है। शब्द देख ले लेते हैं इसको।
मुरारी। क्या मतलब हुआ एतन मुरारी? कहां से तोड़ेंगे इसे? एतत दोनों शब्दों का कोई अर्थ है नहीं है। मुरारी किसे कहते हैं? और एतत किसे कहते हैं? एतत एक सर्वनाम है, जिसे कहते हैं ना यत एतत, ये तो सुने होंगे ना सार्वभौमिक। इसी तरीके से एतत क्या है? सर्वनाम है। एतत मुरारी। अब हमने क्या करा, नियम क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ता वर्ग का है। यही तो नियम था अनुनासिक में कि प्रथम पद में पांचों वर्गों का कोई भी वर्ण आए, यानी कि ता वर्ग का ये क्या आ गया? ये पहला। और अंतिम पद में क्या होना चाहिए? कोई भी अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक है मां? अनुनासिक है ना मां? लास्ट है अनुनासिक है। तो क्या बनेगा हमारा? ता वर्ग का ही अनुनासिक। और अनुनासिक वर्ण कौन सा आएगा? ता वर्ग का ता था ना। और जब ना बनेगा तो क्या बनेगा हमारा? एतन मुरारी। अब ना आना क्यों आ रहा है? ना आना क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके आगे आने वाला क्या है? ये व्यंजन है। यदि यहाँ पे कोई और स्वर होता तो क्या होता? ये पूरा हो जाता। क्योंकि व्यंजन है इसलिए यहाँ पे भी क्या रहेगा? आगे ही रहेगा। एतन मुरारी। एक शब्द और लेते हैं इसी पर। समझ में आ रहा है नहीं तुम लोग को? है क्यों आ रहा है? थोड़ा जगन्नाथ क्या होता है? जगन्नाथ ये तो सुना होगा, मंदिर है पूरी। विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? जगत नाथ। दोनों पद साथ है क्या? नहीं, जगत का नाथ क्या है? जगन्नाथ। जगत को पानी आता है। तो क्या है ये? ता वर्ग का क्या है? ये पहला प्रथम वर्ण। और इधर भी क्या है? ये अनुनासिक है। अनुनासिक सामने वाला कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का ही हो। पांचों में से कोई सा भी हो सकता है। वही यहाँ पे मान लीजिए ना आ गया, ता वर्ग का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या था? माँ था, तो माँ तो ता वर्ग का नहीं था ना। अनुनासिक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अनुनासिक ही होना चाहिए वो। अब क्या है यहाँ पे? ता वर्ग का प्रथम था, ता वर्ग का ही अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? ना। और जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? जगन्नाथ। या तो ऐसे लिखा हो या फिर संक्षिप्तता के कारण ऐसे लिखा हो, एक ही बात। जगन्नाथ। और कोई शब्द? उन्नति हो जाएगा। उन्नति भी हो जाएगा। उन्नति का विच्छेद क्या होगा? उत्कृष्ट तन में हो सकता है ना? कौन सा? तन में हो सकता है। क्योंकि इसमें दोनों अनुनासिक आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। अनुनासिक आए या ना आए, अनुनासिक होना तो जरूरी है ना दोनों। पहले वाला तो नहीं, मान लीजिए तन्मय में मान लीजिए
विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? तत्व प्लस में। भाई अर्थ में तो ये निकालना है, तन्मय हो जाना। वो अपने अध्ययन में क्या है, वो तन्मय है, लगा हुआ है, संलग्न है, लगा हुआ है तो उसमें क्या हो जाना, मैं हो जाना, लीन हो जाना। सा का क्या हो रहा है, ना हो रहा है। और अनुनासिक का हमारा नियम कह रहा है कि अनुनासिक की तरह होना चाहिए, तभी अनुनासिक संधि के अंतर्गत आएगा, तन्मय हो जाना। पांच संधि होगी नहीं? यस मैम। और कोई है संधि व्यंजन संधि में? हो सकता है तुम लोगों ने जो भी हिंदी व्याकरण की बुक पढ़ी हो उसमें हो सकता है कि सबके नियम अलग अलग दे रखे हो, 12 या 13 नियम करके दे रखे होंगे, लेकिन वही 12 या 13 नियम इन सभी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि हर नियम को अलग अलग डिफाइन कर रखा है, बहुत लंबा कर दिया। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने सूत्र के आधार पर या फिर उसको नाम एक संज्ञा देकर उन्होंने कम से कम शब्दों से बता दिया। देख लेना फिर भी अगर कोई रह गई हो, इतना तो क्लियर है ना पांचों में? पूछ रहे कुछ? स्वर संधि हो गई, व्यंजन हो गई। अब तीसरी कौन सी थी हमारी? विसर्ग संधि। इसमें विस्तार क्या होती है विसर्ग संधि? स्वर में तो बता था दोनों तरफ क्या होते हैं, स्वर होते हैं। हाँ, और व्यंजन संधि में क्या था? व्यंजन संधि में क्या था? दोनों तरफ क्या तो व्यंजन होंगे, एक तरफ व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा, यानी दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ या दोनों तरफ व्यंजन का होना जरूरी था। लेकिन विसर्ग संधि में क्या होता है कि पहला पद क्या होगा आपका, दो पद होते हैं, पहले पद में विसर्ग होना जरूरी है और दूसरे पद में कोई भी व्यंजन हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। तब वो कहलाती है विसर्ग संधि। ये जो ऊपर नीचे बिंदी रखी होती है क्या होती है, विसर्ग। अब इसमें क्या है, पहला नियम, ये नियम के अनुसार चलती है। ये कैसे चलती है, नियम के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है कि पहला नियम बताता है कि जब भी विसर्ग के बाद ता वर्ग का, ता सीधे ता वर्ग लेते हैं, ता वर्ग का प्रथम आए या द्वितीय आए, हाँ, या तो ता आए या फिर था आए। केवल ता और था की बात कर रहे हैं कि जब भी विसर्ग के बाद ता वर्ग का प्रथम या द्वितीय आता है तो क्या बन जाता है, विसर्ग का बन जाएगा सा। जब भी विसर्ग के बाद ता वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे चेंज होगा और बन जाएगा सा। लेकिन सा कैसा बनेगा, आधा। क्यों? क्योंकि बाद में आने वाले जो हमारे वर्ण है वो व्यंजन ही है, इसलिए सा भी कैसा रहेगा, व्यंजन ही रहेगा, आधा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, रामः, पहले हमने लिखा तिष्ठति। इसके जितने भी एग्जांपल देखोगे ज्यादातर इसी तरीके के होंगे, रामा तिष्ठति, जो इस नियम के हैं। क्या बनेगा, इधर विसर्ग है और इधर क्या है, ता वर्ग का ता है, रामस तिष्ठति।
जब स्वर रहते ही पूरा क्यों नहीं हुआ सा यहाँ पे? यदि ई की मात्रा सा के बाद स्वर आ रही है तो स्वर पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा भी तो हो सकता था। भाई तिष्ठति वर्ण संयोजन हमने छोटे क्लासेस में हमने पढ़े होंगे, कैसे होते हैं वर्ण संयोजन? तिष्ठति बोलना है ना, तो ता के बाद ई आ रहा है, लगे भली छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम विच्छेद करेंगे उसका तो क्या बनेगा? ता के बाद ई आएगा, तभी बनेगा वो ती, है ना? और जब हम ता के बाद ई आ रहा है ना कि ता से पहले, तो क्या बनेगा? हमारा सा भी आधा ही बनेगा। यदि ये चीज ता से पहले आती है तो हमारा सा पूरा बन जाता है। लेकिन मैम ये छोटी मात्रा जो लगी है आधा सा जो लगाया है, ये वर्ड में गलत नहीं हो जाएगा? क्यों? या फिर इसमें हलन दिखाना पड़ेगा आधा दिखा के, अगर लिखा जाएगा शब्द तब क्यों गलत हो जाएगा? रामस फिर ताल लगा के फिर इधर से पानी बड़ी की छोटी बड़ी की मात्रा नहीं लगी, छोटी इसके ऊपर कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि इधर या तो हलन लगा के आधा करके तो समझ नहीं आया। ऐसे कह रहे हो ना जिसमें 60 से लगे मात्रा, ऐसे जी ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, लेकिन ऐसा लगने में क्या होगा कि हमारा उच्चारण हो सकता है कि अशुद्ध हो जाए। भाई अगर हम बोलेंगे तब भी तो बोलेंगे तो रामस तिष्ठति, रामस ही तो नहीं बोलेंगे ना। मात्रा लगने में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी कि सा पे लगी है मात्रा या ता पे लगी है। भाई तिष्ठति का तो अर्थ अलग है ना, राम बैठता है, तिष्ठति का तो अर्थ अलग है ना, और राम का अर्थ अलग है। अगर हम मात्रा पहले से लगा देंगे, यानी कि सा से पहले लगा देंगे, तो हमारे क्या रहेगा? एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि सा पे लगी हुई है या ता पे लगी हुई है। इसलिए मैंने उस पर लगाई। लगा ऐसे भी सकते हो, लगा वैसे भी सकते हो, क्योंकि अगर उच्चारण करना है तब भी तापी मात्रा ही आ रही है, तापी ही मात्रा आ रही है। लेकिन जब हम इस तरीके का शब्द लिख देते हैं कहीं पर भी या पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये स्थिति जो है नहीं पता है, मानते से भी सब संधि का ज्ञान ही नहीं है कि ये सा कैसा है, तो वो क्या पड़ेगा? रामस ही बोलेगा, तिष्ठति सब बोलेगा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ चुके हो शब्द, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ समझ चुके हो, पता है, तो आपको पता है कि ये कैसे उच्चारण किया जाएगा। लेकिन जिन्हें उच्चारण का ज्ञान नहीं है, जिन्हें वर्ण का ज्ञान नहीं है, विसर्ग संधि का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे? वो दोनों शब्दों को समझ के भ्रमित हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, रामस तिष्ठति ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, सा के पहले भी छोटी की मात्रा लगा सकते हो। वो इन्होंने इसलिए लिखा है ताकि क्लियर रहे कि विसर्ग जो सा है यहाँ पे किसके स्थान पे आया है, विसर्ग के स्थान पे आया है। दूसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग के साथ यदि टा वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, विसर्ग के साथ यदि टा वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, तो क्या बन जाता है विसर्ग के स्थान पर? यहाँ पे क्या बन रहा था विसर्ग के स्थान पे? सा, है ना? और यहाँ क्या बनेगा विसर्ग के स्थान पे? मूर्धन्य शा। टा वर्ग के साथ जैसे हम व्यंजन संधि में वो पढ़ चुके हैं, टा वर्ग के साथ क्या रहता है शुक्ल संधि में? मूर्धन्य शा। और ता वर्ग के साथ क्या रहता? दंत्य सा। सेम वैसे ही यहाँ पे रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा एक शब्द हम लोगों ने वहां पे पढ़ रखा था, ये धनुष टंकार, पढ़ा था नहीं? ये क्या है यहाँ पर? व्यंजन संधि का भी उदाहरण दिख रहा है हमें, और यहाँ पे ये विसर्ग संधि का भी उदाहरण है। धनुष टंकार में हम क्या करेंगे? धनु प्लस
टंकार। शुद्ध रूप है नहीं, दोनों पर सार्थक है या नहीं है? धनु का मीन्स क्या है? धनुष। और टंकार का उसकी आवाज प्रत्यंचा चलाने का जो आवाज है वो। तो चीज क्या कह रही है यहाँ पे, नियम क्या कह रहा है हमारा कि विसर्ग के स्थान पर यदि विसर्ग के सामने हमारा टा वर्ग का प्रथम आए या द्वितीय आए, यानी कि प्रथम तो आ ही चुका है, और विसर्ग के स्थान में क्या बन जाएगा हमारा मूर्धन्य श, और जब मूर्धन्य श बनेगा तो क्या बनेगा हमारा धनुष टंकार। यदि मैम एमसीक्यू में अगर ये आ जाए संधि और इसमें सुजुत्सु और ये विसर्ग दोनों अगर ऐसा होता ही नहीं, तब किस तरह? या तो एक ही विकल्प होगा, और यदि या हुआ विकल्प अगर हुआ भी तो कुछ ना कुछ ऐसा अतिरिक्त विकल्प जरूर होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों है या एक एक विकल्प होगा, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दोनों विकल्प अलग अलग हो, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी शब्द लेके कहां से आएंगे, शब्दकोश तो कोई सीमित है ना, इतना शब्द कौन है, उन्हीं में से कोई ना कोई संधि निकल के आ रही है। देख लो इसमें कुछ पूछना हो तो। एक नियम और है इसमें विसर्ग संधि का। तीसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद रा आता है, यदि विसर्ग के बाद केवल रा वर्ण आता है तो क्या बनेगा विसर्ग के स्थान पर? आ या बड़ा दीर्घ हो जाता है। किसका दीर्घ होगा? जिस वर्ण में विसर्ग लगी हुई है उसी का दीर्घ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा अंतः प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, अंतः प्लस राष्ट्रीय दोनों पद सार्थक है, है ना? और जब दोनों पद सार्थक होंगे तो क्या बनेगा हमारा? अंत का तो अंत ही रहेगा केवल, विसर्ग हटी। और विसर्ग क्या कह रहा है, विसर्ग हटने के बाद क्या हो जाएगा, जिस पद में विसर्ग लगी हुई है, जिस वर्ण में विसर्ग लगी हुई है उसमें क्या निकल के आ रहा है? ताव सीमा कौन है? ताव में क्या लगा हुआ है? स्वर लगा हुआ है। कौन सा? छोटा लगा हुआ है, और छोटे आ का क्या हो जाएगा? बड़ा। अंत राष्ट्रीय, यानी संधि युक्त पद ये होगा शुद्ध अंतरराष्ट्रीय। एक शब्द और ले लेते हैं इसी के। विष्णु दोनों पद के अर्थ पता है? विष्णु क्या होता है? विष्णु पद का क्या अर्थ है? भगवान विष्णु। और रक्षति का रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे विसर्ग भी लगी हुई है, पुल्लिंग पद है और क्या है विसर्ग लगी हुई है। विसर्ग करने के बाद क्या होगा, ये क्या है रा तो लगा हुआ ही है ना यहाँ पे, नियम तो हमारा पूरा हो रहा है। और जब नियम पूरा हो रहा है विसर्ग करने के बाद क्या होगा, जो छोटे ऊ की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। यानी
यदि छोटा आ लगा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, और छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ए ओ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। केवल जो आपके तीन जो मूल स्वर है, वैसे तो मूल स्वर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 3 स्वरों की बात हो रही है। यदि छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, विष्णु रक्षति। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहा है? टोटल कितनी संधियां पढ़ी हम लोगों ने? 6 होगी। 6 होंगी। आगे मतलब टोटल कितनी संधियां होगी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर में कितनी पड़ेगी? 5 थी। 5 थी, 6 थी। 5 अयादी वाली कोई संधि नहीं पड़ेगी? नहीं पढ़ाया हैं? एग्जाम्पल अरे अब अवग्रह वाली पढ़ाई, अवग्रह वाली नहीं पढ़ाई, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ध्यान आ रही नहीं आ रही? कैसे बनता था पूर्व रूप? ऐसे देखा था ना? याद है? हमारी से क्या हुई? स्वर संधि में 6 संधि पड़ी हमने, विसर्ग और व्यंजन संधि कितनी हो गई? 5 कौन सी थी? शुचत्व, शुटत्व, अनुनासिक, अनुस्वार और दशत्व। और विसर्ग संधि में हमने कितने नियम पढ़ लिए? 3। 11 3 14। ठीक है, कुछ और है इसके अलावा संधि में? कुछ है या नहीं है संधि के इसमें इसके अलावा? अच्छा, संधि के अलावा और कौन सा टॉपिक है तुम लोग के सिलेबस में? समास। क्या होता है समास? दो पद का मेल है, दो पदों का मेल हो जाए, दो पदों का मेल, और उसको तोड़ना समास बिखरे तोड़ देना, टूट जाना। अगर अच्छा मान लीजिए उन दोनों पदों को तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? समास विच्छेद होगा या समास विग्रह होगा? विच्छेद क्यों नहीं हो सकता? वर्णों का मेल, जहाँ वर्णों को तोड़ा जाता है वहाँ विच्छेद होता है, और जहाँ पदों को तोड़ा जाता है वहाँ क्या होता है? विग्रह होता है। कितने होते हैं समास? 6। कौन कौन से? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, विभक्ति। पहला पढ़ते हैं हम लोग आज अव्ययभाव। एक बात होती है समासिक पद की, यदि पूछा जाता है आपसे समासिक पद किसे कहते हैं? जहाँ पे दोनों पदों को मिला दिया गया हो। जैसे राजमाता क्या है? समासिक पद है। राजा की माता क्या है? समास का विग्रह कर दिया हमने।
राष्ट्रपुत्र एक समासिक पद है, यानी कि दोनों पद जहाँ पे मिला दिए जाते हैं वो कहलाते हैं समासिक पद, और जहाँ पे उनका विग्रह कर दिया जाता है, यानी पहला पद अलग कर दिया जाता है और दूसरा पद अलग कर दिया जाता है, वो कहलाता है समास विग्रह। समास विग्रह। पहला क्या आपका अव्ययी भाव। क्या होता है अव्ययी भाव, पता है? अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ऐसा पद जिसका पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय किसे कहते हैं? पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा, और दूसरा पद कैसा होगा? संज्ञा भी हो सकता है या विशेषण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? केवल पूर्व पद की। और पूर्व पद अव्यय है चूंकि, तो क्या होगा? ये प्रधान भी होगा। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होने के साथ साथ क्या होता है? प्रधान भी होता है। और दूसरा पद कैसा रहता है? गौण। पहला पद प्रधान रहेगा और दूसरा पद गौण। जैसे मान लीजिए आपने शब्द लिया यथाशक्ति, विग्रह क्या बनेगा इसका? यथा प्लस शक्ति, अर्थ निकल के आएगा शक्ति के अनुसार। कहते हैं ना यथाशक्ति कार्य करो, जितनी आपके अंदर शक्ति हो उतनी कार्य, उतना ही कार्य करो। यथा यथा सामर्थ्य हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारा? इसमें अव्यय कौन सा पद है? यथा है या शक्ति है? कैसे पहचाना? आगे है ना, आगे है। और अव्यय ऐसे पद होते हैं जिनके अर्थ कभी नहीं बदलते। ये जिसके साथ लग जाते हैं उसी के अर्थ को ग्रहण कर देते हैं या हम बता देते हैं उसके अर्थ को। अगर मान लीजिए यथा कोई शब्द है, क्या इसका कहीं स्वतंत्र प्रयोग देखा है? केवल यथा लिख दिया और छोड़ दिया? नहीं है ना। वाक्य में तो प्रयोग हो सकता है, वाक्य में प्रयोग हुआ उस वाक्य के अर्थ को बता दिया, किसी शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ उसके अर्थ को बता दिया। तो अव्यय के रूप कभी नहीं बदलते हैं। अव्यय अपना स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं रखता है, जब जिस शब्द के साथ लगता है उसके अर्थ को बताना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि अव्यय होने के साथ साथ क्या हुआ? हमारा प्रधान भी है। और यही नियम कहलाता है कि अव्यय भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, दूसरी विशेषता क्या है इसका? प्रधान होता है, और जिस शब्द के साथ लगता है उसी शब्द के अर्थ को बताने लगता है। कुछ अव्यय भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यथा हो गया, और कौन सा था अव्यय? प्रति हो गया, है ना, निर हो गया, दुस हो गया, आ हो गया, अति हो गया, हर पल है हर पल हर हो जाएगा, और सु होगा या नहीं? निर तो हो ही गया, और बहुत सारे ऐसे अव्यय हैं, लगभग 22-23 अव्यय जो है वो संस्कृत में ही है। इसके अलावा हिंदी में हो सकता है कि और भी ज्यादा हो। अव्यय क्या होगा? हमेशा पहले पद में ही लगा हुआ होगा, बाद में नहीं लगा होगा। और यहीं से हम पहचान जाएगी कि क्या चीज है? अव्यय भाव समास। अब जैसे यथा का तो हमने पढ़ लिया, क्या है? यथाशक्ति। प्रति का हमने क्या पढ़ा? हमने प्रतिदिन। अब दिन का तो अर्थ अलग है अपना, लेकिन प्रति का अर्थ नहीं है। यदि हमने प्रति के साथ दिन लगा दिया तो हम पता चल गया कि प्रतिदिन, वो प्रतिदिन क्लास में आता है या प्रतिदिन क्लास लेता है। तो यहाँ पे क्या हमें एक पूरे शब्द का अर्थ पता चल गया दिन के साथ लगने के बाद। हमने एक में प्रति को यदि हम मान लीजिए लगा देते एक में, तो क्या हो जाता हमारा? प्रति। अर्थ बदल गया ना। तो जिसके साथ ये लगता है उसी का अर्थ बताना शुरू कर देता है। निर के साथ लगा दिया, निर के साथ का क्वेश्चन निर्धन, है ना, जो धन से हीन हो वो निर्धन है। तो जिसके साथ लगा उसी का अर्थ बताना शुरू कर दिया है। हाँ भाई, निर्दलीय है। निर्दलीय कौन? जो किसी भी दल से ना खड़ा हुआ।
अयुक्त हो, वो क्या है? निर्दलीय है। दुष्ट, हाँ दुस्साहस, ऐसी आग, आग का क्या लगाएंगे हम? आजन। और आजीवन, आजीवन कराओ। आजन्म और आजन्मा क्या बात है? एक ही बात है। आजन्मा किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, आजन्म उसकी विशेषता बता रहा है, इसकी ये बात है। आजीवन, अति क्या कहेंगे? अत्यधिक, अतिक्रांत, अतिक्रमण, अतिक्रमण हो जाएगा, है ना? ये सारी किसी क्या है? ये सारे शब्द क्या है हमारे? अव्यय कहलाएंगे। और ये क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास। ये सब एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल ही है भाई। पहला पद क्या है? सब में अव्यय है, और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। दूसरा समास कौन सा था? तत्पुरुष। क्या होता है तत्पुरुष समास? इसका दूसरा प्रधान दूसरा हाँ, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा नहीं, उत्तर पद। ये क्या होता है? पहला पद कैसे क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान रहेगा हमेशा, पहले पद का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। इसके साथ क्या होता है? तत्पुरुष समास से भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम होता है क्या? हाँ, पता है सब में अंतर क्या होता है? कारण में कोई व्यक्ति आ जाएगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, चार पता है? कारण में से जोड़ने का प्रयोग करता है, उसकी व्यक्ति आ जाएगी। स्टार्ट होता है कर्ता ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करने के लिए, अपादान क्या होता है? अलग करने के लिए। दोनों में से हो रहा है। ये क्या है? ये सहायक वाली स्थिति है, और ये क्या होगा? अलग वाली स्थिति है। संबंध प्राप्ति के अधिकरण में अधिकरण पे या फिर पद, ठीक है? तो हमारे क्या होगा कि तत्पुरुष समास इसमें नहीं होता है। कभी भी आपने कर्ता तत्पुरुष नहीं सुना होगा, है ना? कर्म तत्पुरुष होता है, करण होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा, संबंध होगा, अधिकरण होगा। इसके साथ ही इसे क्या नाम दिया था? जैसे आपको क्या है, दूसरे स्थान पे आ रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे? द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। करण तीसरे स्थान पे आ रहा है तो इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। संप्रदान चतुर्थ स्थान पे आ गया तो चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। ये 5वें स्थान पे तो इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहेंगे। ये 6ठे स्थान पे तो क्या कहेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। और ये 7वें स्थान पे तो क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष। यदि आपको ये याद है तो क्या है? तत्पुरुष समास आपको तैयार रखूंगा। अब जैसे मान लीजिए तत्पुरुष समास में सबसे पहला भेद क्या था हमारा? कर्म तत्पुरुष। उदाहरण बताओगे? चिड़िया मार उदाहरण कैसे लेके आओगे? चिड़िया को मारने वाला बीच में आना चाहिए ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला,
ऐसा तो वातावरण में नहीं है जैसे विचार तुम लोग के दिमाग में आते हैं। माखन को क्या है? चुराने वाला। यदि हम विच्छेद करेंगे तो उसका क्या, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? माखन को चुराने वाला। क्या बना यहाँ पे? को का आ रहा है ना, को के अलावा तो कोई नहीं लगा सकते ना। लगा के देखो अपने आप। माखन से चुराने वाला नहीं बनेगा, माखन के भी चुराने वाला ये भी नहीं है, माखन से चुराने वाला भी नहीं बनेगा, काकी के भी नहीं लगेगा और ना ही मे पे पर लगेगा। तो यहाँ पे क्या सटीक बैठ रहा है? को। और को होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कर्म तत्पुरुष। जलधर भी हो सकता है। जलधर बन सकता है। क्या होता है जलधर? शिव जी को कहा जाता है। शिव जी को कहा जाता है। जलधर वैसे मेघ को भी कहा जाता है। मेघ को भी कहा जाता है, जल को धरने वाला बादल। तीसरा क्या है आपका? करण। दूसरा क्या होता है? करण तत्पुरुष। इसमें से का प्रयोग होता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। करण, करण में क्या होता है? से का अर्थ आता है, लेकिन किसमें आता है? ये सहायक के अर्थ में है ना। जैसे मान लीजिए एक वाक्य हमने ले लिया, राम ने रावण को तीर से मारा, बाण से मारा। बात तो एक ही है। हाँ बात एक ही है, लेकिन कुछ तो प्रमाणिक शब्द लोगे। तीर, कहीं भी तीर चला दिया, बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे कर्ता क्या है हमारा? राम। हमें इसकी बात ही नहीं करनी है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता ही नहीं है। रावण क्या हो गया यहाँ पे? को का जो प्रयोग है किसके साथ हुआ है? रावण के साथ। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। इसकी भी बात हमें नहीं करनी क्योंकि हम कर चुके हैं। अब क्या है? सहायक क्या है? बाण। मारने में सहायक क्या था? बाण। और जब सहायक हुआ बाण तो ये क्या हो गया हमारा? करण। ठीक है, और यहीं पे क्या होगा हमारा? बाण से। यदि हम इसके संस्कृत बनाएंगे क्या बनेगा? बाणे। बाण से मारा। ये क्या हमारा? करण तत्पुरुष है यहाँ पे। जो चीज किसी भी क्रिया में सहायक होती है, जो भी वस्तु सहायक होती है, वो क्या कहलाती है? करण। और उसी में क्या होता है हमारा? करण तत्पुरुष। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कलम से, उसमें कलम से पत्र लिखा है ना, तो सहायक क्या हो रहा है पत्र लिखने में? कलम। बिना कलम के क्या पत्र लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो उस वाक्य में जो हमारा कलम शब्द है वो क्या बन गया हमारा? करण तत्पुरुष। यहाँ पे कोई चीज किसी क्रिया में सहायक होती है, वो वस्तु क्या बन जाती है? उस कार्य का सहायक बन जाती है। समझ में आ रहा है नहीं है? तीसरा कौन सा था? संप्रदान। संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? के लिए। जैसे रहा खर्च, विद्यालय, कन्यादान, विद्या के लिए आ रहा है, और कन्यादान और गुरु दक्षिणा, सत्याग्रह, विद्यालय, संप्रदान। संप्रदान में होता है क्या होता है? के लिए क्या अर्थ आता है, और साथ ही क्या होता है? ये ज्यादातर किस में प्रयुक्त होता है? दान के अर्थ में ज्यादा प्रयुक्त होता है। जैसे हमने कह दिया गौदान, गौ के लिए दान कर देना, गौ का दान कर देना नहीं, गौ के लिए दान कर देना। यहाँ पे कह दिया ब्राह्मण दान,
ब्राह्मण को दान कौन कर रहा है? किसी व्यक्ति का। हम क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण के लिए क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए क्या दे रहे हैं? दक्षिणा दे रहे हैं। तो ये सभी शब्द क्या है? के लिए क्या अर्थ में और साथ में आएगा इनमें संबंधान तत्पुरुष आएगा। यहाँ क्या होता है? ज्यादातर दान वाले अर्थ में देखे जाते हैं। हैं? क्या वो बोलो? फिर क्या आपका पंचमी तत्पुरुष? अपादान। पंचमी तत्पुरुष क्या होता है? पंचमी तत्पुरुष में अलग होने की। एग्जाम्पल? पेड़ से पत्ता गिरता है। और ऐसा काम चोरी ले लेते हैं कि काम चोर क्या होता है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला। जो व्यक्ति अपने काम से क्या करे? हाँ, ये मन हटाने वाला। अब क्या हो रहा है? ये अपने काम से यानी अपने कर्म जो है, उसका जो कर्म है उसे क्या कर रहा है? दूर हटने की कोशिश कर रहा है। अलग होने वाली स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका? पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष या फिर अपादान। चल ही नहीं रहा, पता नहीं कैसा। पंचमी तत्पुरुष या फिर अपादान। एक और शब्द जैसे वाक्य में बताया था, क्या था? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान होगा नहीं? अलग हो रहा है। अलग हो रहा है ना? किसमें होगा अपादान? पत्ते में होगा या पेड़ में? पेड़ में। क्यों? क्योंकि गिरने की स्थिति तो इनकी हो रही है, लेकिन किससे अलग हो रही है? यहाँ पे क्या होगा? अपादान। तो मैम इसमें इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो आपने इसका विस्तार किया है। हाँ, विस्तार करिए। इसका एक शब्द क्या होगा? काम से बता दिया। रक्षा। रक्षा। देश निकाला था। हाँ, देश निकाला, देश से निकला हुआ। पदभ्रष्ट। मार्ग से भटका हुआ। पदभ्रष्ट। और देश से द्रोह करने वाला, देशद्रोही। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त किया हुआ। ये सब चीजें क्या है? पंचमी तत्पुरुष, यानी जहाँ पे अलग होने वाली स्थिति है। फिर आता है संबंध तत्पुरुष। क्या होता है संबंध तत्पुरुष में? जहाँ पे दोनों पदों के बीच में संबंध बताया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? का, की या फिर के। इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं या फिर संबंध तत्पुरुष। जैसे हमने शब्द ले लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। दोनों पदों में संबंध है या नहीं? राजमाता, राजकोष, राजनीति, राजनीति, राजा की नीति। और दंड नीति, शिवालय, शिवालय, विद्यालय, विद्या का आलय, है ना? फिर कौन सा था?
अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में, पे या फिर पर। मैम द्वारा का प्रयोग इसमें करण। कलम के द्वारा पत्र लिखा गया या कलम से पत्र लिखा गया, बात एक ही है। बाण से मारा गया या बाण के द्वारा मारा गया, बात एक ही है। ठीक है। में, पे या पर अधिकरण तत्पुरुष या फिर से हम कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। क्या शब्द निकल के आएगा इसका? तपस्या लीन। एक शब्द है ना तपस्या लीन, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तपस्या में क्या है? लीन है। विद्यार्थी क्या है? अध्ययनरत है, कार्यकुशल है ना? तो क्या है? अध्ययन में रत मीन्स लगा हुआ है। गृह प्रवेश एग्जांपल है। कार्यकुशल, कार्य में क्या है? वो कुशल है, किसी भी कार्य को करने में वो क्या है? कुशल है। तीन शब्द क्या है? अधिकरण या फिर सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण। और कौन सा समास रहेंगे? पहला था आपका अव्ययभाव समास, दूसरा क्या था? पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। दूसरा क्या था? तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही क्या होता है? 6 प्रकार के थे, द्वितीय से लेके सप्तमी तक। कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध और अधिकरण। तीसरा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व समास में? दो पद होते हैं, दोनों पद क्या हो सकते हैं? प्रधान हो सकते हैं। दोनों पद ही क्यों प्रधान होंगे? जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं हम, दोनों एक दूसरे को विलोम भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को विलोम भी हो सकते हैं। नहीं, दिन रात ये नहीं कह सकते, विलोम नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि विलोम ही हो, कहीं कहीं पे तो देखने को मिल जाएंगे विलोम होंगे, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि दोनों पद क्या होंगे? प्रधान ही होंगे। प्रधान होने के साथ हम क्या कह सकते हैं? नाम से पता चल रहा है द्वंद्व। दोनों ही पद अपनी अपनी क्या रखेंगे? प्रमुखता रखेंगे। दोनों योजक शब्द होंगे। हाँ, इसके भी क्या होते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। जैसे आपके तत्पुरुष समास के थे ना, वैसे ही द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से पढ़े? एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। समाहार और तीसरा होता है एक शेष। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद अपनी अपनी प्रमुखता लिए होंगे। भाई ना माता का है ना पिता का है, न दिन पद है न फिर रात का है। तो ये चीज क्या है? दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ प्रमुखता लिए हुए होते हैं। और चीज क्या होती है कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, एक होता है आपका समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है आपका एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है पता है? इतरेतर द्वंद्व जैसे दिन रात, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ये द्वंद्व समास है। दोनों ही पद अलग अलग हैं, लेकिन क्या है? अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। समाहार द्वंद्व क्या होता है? जहां पर दोनों ही पद मिलकर किसी एक चीज की ओर इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा दही घृत, क्या मतलब हुआ दोनों पदों का? दही और घी, लेकिन दोनों मिलकर बने किससे रहे? दूध से। तो एक समूह की तरफ बता रहे, हमने क्या दिया? रथ और अश्व। रथ उस सेना में क्या थे? रथाश्व थे, यानी रथ भी थे और साथ में घोड़े भी थे। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो दोनों ही पद मिलकर क्या बन रहा है?
किसी एक समूह के लिए बता रहे हैं ना, सेना की तरफ इशारा कर रहा है कि उस सेना में क्या थे, रथ भी थे और अश्व भी थे। ये कहलाता है समाहार द्वंद्व, जहां पर दोनों ही पद में थे, किसी एक की विशेषता बता रहे हैं, किसी एक समूह की तरफ विशेषता बता रहे हैं, इंगित कर रहे हो, वो कहलाता है समाहार द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या होते हैं, जहां पे दोनों ही पद, माता पिता दोनों ही पद क्या है, एक पद उदाहरण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शब्द देखा होगा पितरौ, पितरौ तो सुना होगा, लेकिन पितरी सुना है कभी? नहीं सुना है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पितरौ शब्द है ये क्या माता और पिता दोनों की तरफ बता रहा है, जहां पर दोनों ही पद संकुचित होकर क्या रह जाते हैं, एक रह जाते हैं, मात्र एक शेष बचता है, लेकिन अर्थ क्या बताते हैं वो दोनों का, वो कहलाता है आपका एक शेष द्वंद्व। अगर आप इसका विग्रह करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माता चा पिता चा, चाहे तो ऐसे लिखते हैं, चाहे भी हम पितरौ लिखते हैं। ठीक है, एक संक्षिप्त रूप हो गया समास का। दूसरा कोई उदाहरण है? दूसरा उदाहरण विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला, तो जरूरी नहीं है कि विद्या को चाहने वाला फीमेल हो या फीमेल हो, कहते हैं ना विद्यार्थी सभी विद्यार्थियां आ जाए, क्या ऐसा कुछ इंगित किया जाता है कि सभी फीमेल विद्यार्थी आए या सभी मेल विद्यार्थी आए? भाई विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी में आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो दोनों का एक शेष द्वंद्व बन गया। केवल एक शब्द हमने प्रयुक्त कर दिया जिससे हमारा पूरा क्लास क्या हो गया, इंडिकेट हो गया। टाइम हो गया 10:40 हो गए। चलो बस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी उदाहरण हो जो ना समझ में आएगा वो अपना नोट डाउन कर लेना। टाइम हो गया, अभी तक नहीं।